अब होता क्या है कि हीट कैपेसिटी तुम्हें पता है कि पाथ फंक्शन है, राइट। अब हीट कैपेसिटी दो पाथ फॉलो कर सकती है भाई, या तो या वॉल्यूम के थ्रू जा सकती है कि जब तुम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो सिस्टम में या डिक्रीज कर रहे हो तुमने प्रेशर को कांस्टेंट रखा होगा, या दूसरा पॉइंट क्या कि तुम वॉल्यूम को कांस्टेंट रख सकते हो। दो ध्यान से बात सुन लो कि हमारे पास तीन वेरिएबल होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन दोनों में से तुम एक को कांस्टेंट रख सकते हो, दो को वेरी कर सकते हो। कभी भी ये नहीं हो सकता कि तुम प्रेशर भी चेंज कर रहे हो, वॉल्यूम भी चेंज कर रहे हो, टेम्परेचर भी चेंज कर रहे हो, तीनों का सब कुछ एक साथ ही करा रहे हो, फिर ऑब्जर्व क्या कर रहे हो। तो तुम्हें जब कभी भी कोई चीज ऑब्जर्व करनी पड़ेगी तो तुम्हें कुछ ना कुछ को तो कांस्टेंट मानना ही पड़ेगा, तभी तुम्हारा रिजल्ट आ पाएगा। अगर सब कुछ ही तुमने वेरिएबल कर दिया तो उस केस में तुम कुछ भी ऑब्जर्व नहीं कर सकते, तुम्हारा एक्सपेरिमेंटल खराब है, तुम उस एक्सपेरिमेंट को कर ही नहीं रहे हो, तुम बस मजाक कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, राइट। तो ऐसे ही जब हमारी हीट कैपेसिटी की बारी आई तो हीट कैपेसिटी भी हमारे दो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करती थी। चूंकि हमें पता है कि हीट कैपेसिटी एक पाथ फंक्शन है तो वो किसके थ्रू जा सकती थी, या तो वो प्रेशर पाथ के थ्रू जा सकती थी। प्रेशर पाथ के थ्रू मतलब कि जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, जब हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, या दूसरा पाथ क्या था कि जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए, जब हमारा वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाए। जो हीट कैपेसिटी प्रेशर पाथ के थ्रू आई उसको हमने नाम दे दिया Cp, और जो हीट कैपेसिटी वॉल्यूम पाथ के थ्रू आई उसको हमने नाम दे दिया Cv। पढ़ते हो ना Cp Cv, रट्टे मार रखे हैं ना आज तक तो 12वीं क्लास से। क्यों आई? क्योंकि हीट कैपेसिटी एक पाथ फंक्शन है तो वो पाथ फॉलो करेगी। एक क्या है? पाथ फंक्शन है तो पाथ फॉलो क्या करेगी। एक पाथ हो सकता है कि वो प्रेशर कांस्टेंट हो तब हीट कैपेसिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं, दूसरा पाथ हो सकता है कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो तब हीट कैपेसिटी ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हमारा Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dq बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि हम हीट दे रहे हैं dq बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बोलो राइट और रॉन्ग। तो ये हमारे फॉर्मूले किसके लिए हो गए, हीट कैपेसिटी Cp एंड Cv के लिए। लेकिन चीजें यहीं खत्म थोड़ी ना होगी, चीजें यहीं खत्म थोड़ी ना होगी। सेकंड लॉ जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा तुम्हें क्लियर पता लग जाएगा। अभी बात बस याद रख लो कि जो हमारा ds होता है, चेंज इन एंट्रोपी होता है, वो होता है dq बाई t। तुम्हें बता भी चुका हूं मैं पहले कि जो चेंज एंट्रोपी होता है यही सेकंड लॉ होता है कि ds इक्वल टू क्या होता है, हीट अपॉन में टेम्परेचर। और हीट के बारे में बताया था रेंडमनेस, द एनर्जी विच इज एसोसिएट फ्रॉम द एनर्जी एसोसिएट विद द रेंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल, उसी को हम क्या बोलते हैं, एंट्रोपी बोलते हैं। अगर इस dq को, dq यहां से कितना निकल गया, dq इज इक्वल टू क्या आ गया, t ds। तो अगर इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूं तो हमारा Cp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t ds बाई dt एट कांस्टेंट प्रेशर। इसको भी हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और इसमें अगर मैं ये वैल्यू पुट कर दूं कि Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t ds बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हमारी हीट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यस और नो? पॉइंट क्लियर है? बहुत चीज़ें स्पेसिफिक कर रहा हूँ, बहुत चीज़ें सीक्वेंस से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए कि तुम्हें ये ना लगे कि इसमें बहुत ज़्यादा डेरिवेशन है, इसमें बहुत ज़्यादा मैथ है और हमें ये चीज़ें रटते पड़ेगी। कुछ नहीं है, कुछ नहीं रटने की चीज़ें है। अब देखो तुमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा होगा। मैंने पहली क्लास में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बताया था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। उसका मतलब क्या था कि इंटरनल एनर्जी जो सिस्टम की होती है वो हीट प्लस वर्क डन के इक्वल होती है। इंटरनल एनर्जी की तुम्हें बहुत डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी। इंटरनल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो सिस्टम के अंदर हो। आगे मैं डिस्कस करूंगा थोड़ा सा इसके इंटरनल एनर्जी के बारे में डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए मान के चलो। तो हीट, यही फर्स्ट लॉ हमारा थर्मोडायनेमिक्स था। दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो U इज इक्वल टू होता है Q प्लस के W, राइट। अगर मैं चेंज देखूं, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो हमारा कितना हो जाएगा dq, और वर्क डन तुम्हें पता है माइनस के कितना होता है, pdv होता है, राइट। अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की बात करूं कि वॉल्यूम हमारा इक्वल टू क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, तो तुम्हें पता है कि dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, कि ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी और हमारा चेंज इन u इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, चेंज इन qv आ जाएगा। मतलब कि मैं इस एक्सप्रेशन में हीट, ये हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, किसके इक्वल हो चुकी है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो तुम ये भी कह सकते हो कि सर कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है वो इक्वल टू होता है हमारा हीट के,
वो इक्वल टू होता है हमारा हीट के, तो मैं CV इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं, du/dt कर सकता हूं कि नहीं कर सकता एट कांस्टेंट वॉल्यूम? यस और नो भाई कर सकता हूं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम इक्वल टू हमारी क्या होती है, हीट कैपेसिटी होती है। कि मतलब कि उस सिस्टम में जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज हो रही है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या दिखा रहा है, सिर्फ पाथ को डिसाइड कर रहा है कि हीट कैपेसिटी पाथ फंक्शन के थ्रू आ रही है। अब सेकंड पॉइंट क्या हो सकता है कि हमारा U इज इक्वल टू Q प्लस के W होता है। तुमने एक एंथैल्पी का रिलेशन भी पढ़ा होगा कि H इज इक्वल टू होता है U प्लस के PV, राइट। अगर मैं DH इज इक्वल टू देखूं तो हमारा क्या आ जाएगा, DU प्लस के PdV प्लस के VdP, राइट। आएगा कि नहीं आएगा? अगर DH इक्वल टू DU प्लस के PdV है, अगर इस वैल्यू को मैं इधर उठा के ले आता हूं तो हमारा DH इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Q बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, DQ और प्लस के क्या बन जाएगा, VdP। अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर की बात करूं कि हमारा प्रेशर कांस्टेंट हो, और जब प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो dP इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो और मजे की बात आ गई क्या कि जो हमारा DH है इक्वल टू क्या हो जाएगा, DQP हो जाएगा। क्या हो जाएगा, DQP हो जाएगा। तो जो हमारी हीट कैपेसिटी थी CP, अरे CP जो थी तो CP इज इक्वल टू क्या हो गया, एंथैल्पी चेंज विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो तुम्हें एक जनरल बात ये भी पता लग गई कि चेंज इन DH इज इक्वल टू होता है DQP, और जो हमारा हीट होता है DQV इज इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, लेकिन किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, और ये किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हीट कैपेसिटी। बोलो पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? अरे पॉइंट क्लियर है ना? अब देखो और कितने एक्सप्रेशन इससे मैं निकाल सकता हूं, सबको सीक्वेंस वाइज लिखते जाना। तो अब हमें सिंपल सा जो मैक्सिमम फॉर्मूला यूज होता है वो एंथैल्पी की टर्म में और इंटरनल एनर्जी वाला ही यूज होता है। चलो क्या होता है हमारा कि जो हमारा Cp इज इक्वल टू आ चुका है डेल H बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड Cv इज इक्वल टू आ चुका है du बाई dt एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर मैं इनमें चेंज देख लूँ तो हमारा क्या हो जाएगा कि Cp dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dH हो जाएगा, राइट। अगर मैं एक मोल की बात करूं या मोल एंथैल्पी की चार्ज करूं तो ये कितना हो जाएगा, NCP dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, DH हो जाएगा। अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, NCP dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H, ये H1 से एंथैल्पी चेंज H2, ये टेम्परेचर T1 से T2, तो हमारा कितना हो जाएगा कि H2 माइनस के H1 इज इक्वल टू हो चुका है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर T2 माइनस के T1। तो तुम इसको ये भी लिख सकते हो कि डेल्टा H इज इक्वल टू हो गया NCP एंड डेल्टा T। तो तुम्हारा एंथैल्पी चेंज जो निकल के आया किसके इक्वल आया कि डेल्टा H इज इक्वल टू हो गया NCP डेल्टा T। तो N क्या है यहाँ पे, N इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है? अरे बात क्लियर है ना? इसी तरीके से हम इसमें भी कर सकते हैं, CV में बिल्कुल सेम प्रोसेस से। तो हमारा कितना हो जाएगा, U2 माइनस के U1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NCV T2 माइनस के T1। तो मैं इक्वल टू लिख सकता हूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू हो चुका है NCV डेल्टा T। दिस इज योर फॉर्मूला फॉर चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कि जब तुम्हें किसी मटेरियल की हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम दे रखा है तो तुम इजीली उसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हो, और अगर तुम्हें हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है तो उसमें तुम चेंज इन एंथैल्पी निकाल सकते हो, राइट और नो। इसकी जो यूनिट होगी जूल पर केल्विन पर मोल होगी, और जब तुम मोल से इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे टेम्परेचर कर जाएगा तो तुम्हारा इंटरनल एनर्जी बस जूल में आ जाएगा।
राइट इस तरीके से इसमें भी कर सकते हो। ध्यान रख लेना, वो तुम्हें क्वेश्चन में मेंशन करके देगा कि दिस इज द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर सीपी, और तुमसे एंथैल्पी चेंज पूछ सकता है या तुमसे हीट पूछ सकता है कि हीट कितनी होगी। तो तुम्हें पता है कि जो डेल्टा H इज इक्वल टू होता है वो QP होता है, या तुम्हें हीट दे सकता है कि हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इतनी है, और तुम्हें पता है कि QV इज इक्वल टू डेल U होता है, डेल U या U मानो डायरेक्ट, ठीक है। H इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होता है, राइट। अब देखो, अगर मैं तुमसे पूछने लगूं व्हाट इज द स्लोप बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर, अगर मैं दो ग्राफ बनाऊं और तुमसे पूछूं व्हाट इज द स्लोप फॉर ए ग्राफ हीट कैपेसिटी वर्सेस टेम्परेचर, तो देखो बहुत आसान है। y इज इक्वल टू क्या हो गया, mx हो गया, तो हमारा बिल्कुल लाइन क्या आएगी, बिल्कुल स्ट्रेट आएगी। इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा डेल यू इंटरनल एनर्जी का, इसका स्लोप क्या होगा, CV होगा। दिस इज योर स्लोप। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा प्रेशर में आ चुका है, व्हाट इज द स्लोप फॉर इंटरनल एनर्जी ग्राफ वर्सेस टेम्परेचर, तो इसका कितना आ जाएगा, CV आ जाएगा। इस तरीके से ही अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं, ये देखो ये इसका स्लोप हो गया, तो एंथैल्पी वर्सेस टेम्परेचर का स्लोप कितना आ जाता है, CP आ जाता है। क्लियर है पॉइंट, क्लियर है ना। अब देखो और चलिए क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन भर भर के कराऊंगा, टेंशन मत लो, बस पहले एक बार समझ लो चीजें सारी, फिर उसके बाद क्वेश्चन ही कराने हैं तुम्हें, और बचाइए बचते क्या है। अब हमने सारी चीजें तो पढ़ ली, CP पढ़ लिया, CV पढ़ लिया, लेकिन सर आपने ये नहीं बताया कि जब हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं हमें पता है एंथैल्पी के इंटरनल एनर्जी के बीच में रिलेशन है, तो क्या सर CP एंड CV के बीच में भी कोई रिलेशन होगा, वो भी सी बात है होगा। जब इस दुनिया में ये फंक्शन आए हैं तो किसी ना किसी के साथ इनका रिलेशन ज़रूर होगा। तो इस तरीके से ही तुम्हें एक CP CV की एक जनरल इक्वेशन याद रखनी है, CP CV की एक जनरल इक्वेशन याद रखनी है। देखो ध्यान से, अब मैं बता रहा हूँ रिलेशन बिटवीन CP एंड CV, वेरी इंपॉर्टेंट। हर एग्जाम में गेट से लेके नेट तक, जब में DHU BHU सब में आ रखा है, A to Z CP और CV के बीच में रिलेशन क्या है। अब देखो तुम्हें बस एक जनरल इक्वेशन याद रखनी है कि जो CP माइनस के CV इज इक्वल टू होता है TP T, यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम और यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट वॉल्यूम। बस ये इक्वेशन याद रखनी है, और एक इक्वेशन को याद कैसे रखना है वो भी मैं बता देता हूँ। ध्यान रख लो, ये तुम्हारी इक्वेशन है, और जो पूरी सारे के सारे CP माइनस CV रिलेशन निकालेगी। 10 कम से कम 15 रिलेशन निकल के आएंगे CP CV के। कब तक याद करोगे अगर तुम्हें ये इक्वेशन याद नहीं है तो। इस इक्वेशन को याद करने का तरीका सुन लो। ऐसा था कि एक कॉलेज में 2 दोस्त थे, ठीक है, और एक दोस्त की गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ कोई कॉलेज में दूसरा लड़का फ्लर्ट मारता था, ठीक है। चलो मैं ऐसी कहानी सुना देता हूँ तुम्हें। ये सपोज करो कि राम और शाम ले लो, एक राम था और एक सामू था, ठीक है। रामू की गर्लफ्रेंड थी चंद्रकांता, ठीक है, और कॉलेज में कोई दूसरा लड़का था, कमीसा लो जगीरा, नाम भी देखो जगीरा नाम था, ठीक है। ये दोनों पक्के दोस्त थे, घनिष्ठ फ्रेंड्स सो कॉल्ड। अब होता क्या है कि जगीरा भाई इस चंद्रकांता को लाइन मारता था, मतलब छेड़ता रहता था, राइट। अब राम सामू से क्या कहता है, जो राम है, राम सामू से कहता है कि अगर मुझे ये जगीरा मिल गया ना तो मैं इसको पेल दूंगा, मुझे एक बार मिल जाइए अकेला कहीं। तो एक टाइम आता है, सामू वहाँ पे नहीं होता, सामू घर पे होता है, और रामू को जगीरा मिल जाता है, और होता उल्टा है, जगीरा रामू को अच्छे से पेल देता है। उल्टा होता है, जगीरा रामू को पेल देता है, और रामू आता है सामू के पास और आके डींगे मारने लगता है। सामू कहता है बस 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 कर, तेरे पे तो वो तक नहीं संभला,
और यहाँ डींगे मार रहा है। क्या बोला इसने? सामू ने राम को बोला कि तेरे पे तो वो तक नहीं संभला, और डींगे मारता है। सुन लो यार ध्यान से, क्या बोलता है? सामू बोलता है रामू को कि तेरे पे तो वो तक नहीं संभला और मेरे सामने आके इतनी लंबी लंबी फेंकता है। बस यही याद रखनी है तुम्हें कि तेरे पे तो वो तक नहीं संभला। तो सीपीसीबी के बीच में रिलेशन क्या है? तेरे पे तो वो तक नहीं संभला। ध्यान से सुन लो फिर से, तेरे पे तो वो तक नहीं संभला और मेरे सामने आके बकवास करता है। जगीरा से पंगा लेने गया था, देख तो लेता भाई, या मुझे साथ लेके चलता, तब तो हम उसे देख लेते। लेकिन रामू बेचारा ओवर कॉन्फिडेंस था, चंद्रकांता के चक्कर में जगीरा से भिड़ गया। तो बस इसी मुहावरे को याद रखना है, तेरे पे तो वो तक नहीं संभला। अब तुम कहोगे सर ये कांस्टेंट कैसे लगाए? बिल्कुल यही तो मैं आसान तरीका बताया था। अब देखो ध्यान से, मैं तुम्हारे लिए चीजें इतनी आसान इसलिए कर रहा हूं कि तुम्हें कुछ याद रखना ना पड़े, बस कंसेप्ट भी समझा रहा हूं। तेरे पे तो, ठीक है, जब प्रेशर टेम्परेचर आपस में वेरी कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है वॉल्यूम कांस्टेंट होगा कि नहीं होगा? तेरे पे तो वो तक नहीं संभला, और जब वॉल्यूम टेम्परेचर वेरी कर रहे हैं इसका मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा। तो बन गया ना मुहावरा। बस कुछ नहीं, बस ये इक्वेशन याद कर ली तो समझ लो तुम्हारे तोते कट गए। तुम मैं 15 एक्सप्रेशन लिख दोगे, तुम इससे 15 और मैं देखो तुम्हारे सामने बना के दिखाऊंगा सब कुछ सीक्वेंस में। मैं इतनी चीजें याद थोड़ी ना रखता हूँ, एग्जाम में मुझे नहीं याद होती ये सब। ये तुम्हें पढ़ाने के लिए एक मिनट पहले ही देखता हूँ, वरना एग्जाम में क्या होता है मेरे पास सब कुछ ट्रिक्स तो है ही अपनी, डायरेक्ट मैं एक्सप्रेशन लिखता हूँ और बस उसी के अकॉर्डिंग पूरा एग्जाम थर्मोडायनेमिक्स सीधी मिलती है मेरे पेपर पे, तो जो सोल्व मिलती है। कौन इतनी चीज़ें याद करेगा? कब तक करोगे? स्मार्ट थोड़ा तो बनना पड़ेगा ना। और हम मुहावरे चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं, कोई भी मुहावरे होते हैं उनको हम अपनी बातों में ज़्यादा याद रखते हैं, तो इसलिए ये मुहावरे बनाने बड़े ज़रूरी होते हैं। ठीक है, अब देखो ये था पहला, इस जनरल एक्सप्रेशन को याद रखना, दिस इज योर जनरल एक्सप्रेशन। अब देखो तुम्हारे इससे कितने रिलेशन आते हैं, बस कुछ नहीं करना, बना दो बॉक्स, बना दो मैक्सवेल बॉक्स। सत्य प्रकाश टायर्ड वेरी मच, हे गॉड अभी उठा ले। ठीक है, तो सबसे पहला रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन देखो, तुम्हें पता है कि डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बताओ उस मैक्सवेल बॉक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा? डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होगा? भूल गए? पता है मुझे, तुम्हारे पे ना मुझे रत्ती भर भरोसा नहीं है सच में। एल तो बनाने होते हैं अपोजिट, तो क्या हो जाएगा कि डेल एस विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लो एक हो गया, एक होगी पहली इक्वेशन। सेकंड बोलो, सेकंड बोलो, सेकंड क्या आती है कि डेल वी डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू क्या होगा? आओ देखो, डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है, प्रेशर पे क्या आ जाएगा? नेगेटिव, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डेल एस विद रेस्पेक्ट टू डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाएगा। तो हम डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू क्या कर सकते हैं? नेगेटिव कर सकते हैं। अब इन दोनों को यूज करके हमें कितने एक्सप्रेशन बन सकते हैं? आओ देखो, सबसे पहला तो यही हो गया, ये तो जनरल है, इसको तो याद रखना है, कभी कभी जनरल भी पूछ लेता है। अब देखो, अगर मैं डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर इसकी जगह ये वैल्यू पुट कर दूं तो हमारा एक एक्सप्रेशन बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा कि नहीं? दिस इज योर फर्स्ट। तुम्हारा सेकंड क्या बन जाएगा कि Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T, और उसकी जगह अगर मैं वो रख दूं डेल एस बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज योर सेकंड एक्सप्रेशन। ऐसे ही अगर थर्ड एक्सप्रेशन लिखना चाहूँ तो मैं इसकी जगह भी एंट्रोपी फंक्शन लिख सकता हूँ, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? T डेल P बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर लिख सकता हूँ, नेगेटिव आ जाएगा साइन।
क्योंकि नेगेटिव आ गया ना, इधर नेगेटिव आ जाएगा। और दूसरा क्या कर सकता हूँ, मैं इन दोनों की जगह इन दोनों एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ। अरे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, ऑब्वियस सी बात है। तो फोर्थ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा कि Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के T, और तुम्हारा हो जाएगा डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डेल S बाई डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कुछ गलती कर दी क्या, डेल S बाई डेल V, हाँ डेल S बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड डेल S बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखो 4 एक्सप्रेशन आ गए यहाँ से, समझ रहे हो। इसी तरीके से एग्जाम में आएंगे, तुम्हें MSQ में दे देगा, तुम्हें MCQ में दे देगा, और तुम्हें पता ही नहीं होगा। ये चीज़ें याद करने की है क्या, तुम इन इतने एक्सप्रेशन को, चलो मैं तो बहुत ईजी पढ़ा रहा हूँ, थर्मोडायनेमिक्स के या मैं जितने भी टॉपिक पढ़ाता हूँ उनके टीचर जनरली मिलते नहीं है, मैं बता रहा हूँ। या तो तुम्हें चीज़ें रटवा देंगे, या पता नहीं बस कर लो ऐसे कर देंगे। तुम्हें तो मैं सारी चीज़ पढ़ा रहा हूँ A to Z, समझ रहे हो कितनी मेहनत लगती होगी इन चीज़ों को करने में, तुम्हें इतनी चीज़ें सिंप्लीफाई करके देने में। तो सिंपल सा है, बस इस एक्सप्रेशन को याद रखो। और जब कभी भी तुम्हें इस तरीका कोई एक्सप्रेशन दिख जाए ना पार्शियल फॉर्म में, तो मैं 99% चांस बता रहा हूं कि 99% वो कुछ ना कुछ मैक्सवेल रिलेशन से मैच खाता होगा। बस इस एक्सप्रेशन को लिख लेना, और मैक्सवेल रिलेशन में तो मैं तुम्हें स्टार्टिंग में सारी चीजें बता दी थी, तो इसका इसके साथ करोगे तो तुम्हारे क्या आ जाएंगे रिलेशन। कितने आए अभी तो 4 आए, राइट। अब चलो दिस इज 4 हो गए, नंबर काउंट कर लेना 4। 5वां एक्सप्रेशन देखो, साइक्लिक रूल पढ़ा है, बोल दो भाई, ऐसा मत करो यार। साइक्लिक रूल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, बिल्कुल पढ़ा है। तो चलो एक्सप्रेशन बनाने स्टार्ट कर दो। साइक्लिक रूल से खुद से एक्सप्रेशन बनाओ, क्या बनेंगे, आओ। कितने हो गए थे, 4 हो गए थे ना। 5th वाला देखो, 5th एक्सप्रेशन कैसे आएगा। साइक्लिक रूल से तुम्हें पता है प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों के बीच में साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन होता है। साइक्लिक रूल के अकॉर्डिंग क्या रिलेशन होता है कि हमारा डेल P बाई डेल B एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर, डेल T बाई डेल P एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है -1। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। क्यों लिखा मैंने ये, समझ गए ना, बिल्कुल सही, चिपका दो। देखो डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इस एक्सप्रेशन को उधर ले जाओ, इस एक्सप्रेशन को उधर ले जाओ, तो ये ओवरऑल नेगेटिव बन जाएगा। तो तुम्हारा देखो 5वां रिलेशन क्या बन जाएगा, Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T, राइट। और तुम्हारा कितना आ जाएगा डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू, जब तुम इसको उधर ले जाओगे तो डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम दिख जाएगा, तो उसके इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, और उसकी जगह क्या लिख दोगे कि डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू डेल P बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस के T डेल V बाई डेल V बाई डेल T का स्क्वायर इनटू हो जाएगा डेल P बाई डेल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो दिस इज योर 5th एक्सप्रेशन, राइट। अब देखो जैसे मैंने इसके लिए निकाला कि मैंने डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम की वैल्यू लिख दी, तो एक एक्सप्रेशन इससे आ गया 5th। ऐसे ही 6th एक्सप्रेशन भी तो आ सकता है, लिखते रहो साथ के साथ, क्योंकि फिर मुझे रफ करना है। साइक्लिक 6th हो गया, 5th हो गया। 6th देखो, 6th क्या कर सकते हो तुम, इसकी वैल्यू भी तो लिख सकते हो, डेल V बाई डेल T की, देख लो डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये सारी की सारी चीजें उधर चली जाएगी। तो 5th एक्सप्रेशन ये हो गया, और 6th एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, आओ डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट देखो 6th एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, 6th एक्सप्रेशन। तो 6th एक्सप्रेशन हो जाएगा Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू माइनस के T डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू निकालनी है, इस बार इसकी वैल्यू निकालेंगे। तो जब डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम एक और वैल्यू आ जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर इनटू क्या हो जाएगा कि डेल V बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये तुम्हारा हो जाएगा 6th एक्सप्रेशन। बोलो भाई यार, इसमें भी कोई दिक्कत है क्या, इतनी इजी पकड़ के बढ़ा रहा हूँ। 6th हो गया, चलो 7वें एक्सप्रेशन के पास चलते हैं।
कि हम इनका एक्सप्रेशन और भी निकाल सकते हैं। कैसे? ये तो साइक्लिक रूल से हो गया, और क्या एक्सप्रेशन हो सकता है? सातवां एक्सप्रेशन देखो कि हम इनका एक्सप्रेशन कोफिशिएंट की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, इन फॉर्म ऑफ कोफिशिएंट। तो मैं तुम्हें बस सिंपल सा एक चीज याद करवा रहा हूं कि Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर Tv बाई बी, कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू होता है अल्फा स्क्वायर Tv बाई बी, राइट। तो इस एक्सप्रेशन को कहां से है? चलो इसे छोड़ो, एक मिनट रुक जाओ, लिखना मत, तुम्हें और बता देता हूं। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन Cp एंड Cv फॉर आइडियल गैस, तो व्हाट इज योर आंसर? बोलो। अगर मैं तुमसे पूछने लगूं व्हाट इज द रिलेशन फॉर Cp एंड Cv फॉर आइडियल गैस, आइडियल गैस के लिए Cp Cv का रिलेशन क्या होगा? तो तुम्हें पता है कि Pv इज इक्वल टू होता है nRT। तो कुछ नहीं करना, डेल P बाई डेल T निकाल लो। डेल P बाई डेल T निकालोगे तो कितना आ जाएगा? R अपॉन में V आ जाए। देखो ध्यान से, होता क्या है, Pv इज इक्वल टू nRT। अगर मैं तुमसे पूछूं कि आइडियल गैस के लिए एक्सप्रेशन क्या है, ये मैंने पहले एक्सप्लेन नहीं किया, मैं इधर बोर्ड पे करता रहा, कैमरा बंद हो गया, अब मैं दोबारा, मुझे बड़ा हल्का आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तो बातें सुन लो। अगर आइडियल गैस के लिए तुमसे पूछ ले कि Cp Cv के बीच में रिलेशन क्या है, तो वेरी सिंपल, क्या तुम्हें सिर्फ ये दो चीज निकालनी है, पार्शियल डेरिवेटिव, डेल P बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और डेल V बाई डेल T एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। और तुम्हें आइडियल गैस इक्वेशन भी पता है ना। तो आइडियल गैस इक्वेशन के लिए Pv इज इक्वल टू nRT होता है, राइट। तो तुम क्या करोगे, डेल P बाई डेल T R अपॉन में V, जब इसका निकालोगे ये एक्सप्रेशन आएगा, उससे निकालोगे ये एक्सप्रेशन निकालेगा, तो तुम्हारा आइडियल गैस के लिए Cp Cv के बीच में रिलेशन क्या आ गया कि Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू R आ गया। लेकिन ये जो रिलेशन आया है Cp Cv माइनस के R, ये सिर्फ ओनली फॉर 1 मोल के लिए आया है, ओनली फॉर 1 मोल के लिए आया। क्वेश्चन में ध्यान से देख लिया करो, ये भी चीज होती है, ये Cp Cv के बीच में जो रिलेशन आया है R का, ओनली फॉर 1 मोल के लिए है। अगर तुमसे कोई n नंबर ऑफ मोल के लिए पूछ ले तो Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू होगा nR। तो इस बात से तुम्हें ये भी पता लग गया कि Cv इज इक्वल टू होता है Cv प्लस के nR। तो इस बात से ये कंफर्म हो चुका है कि Cp ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, कि जो Cp होगी हमेशा ग्रेटर देन होगी Cv से, आइडियल गैस के लिए या किसी भी गैस के लिए क्या होगी, हमेशा ग्रेटर देन होगी Cv से। दो चीजें पता लगी है इससे, एक तो आइडियल गैस के लिए एक्सप्रेशन पता लगा है कि Cp माइनस Cv के बीच में क्या रिलेशन होता है। सेकंड थिंग इज दैट कि Cp और Cv में कौन सा ज्यादा बड़ा होता है, तो Cp हमेशा ग्रेटर देन होती है Cv से। तुम्हारे सामने एक्सप्रेशन तो है, मुझे क्या एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसको, बताओ। दिस इज योर रिलेशन फॉर आइडियल गैस। अगर मैं तुमसे वैन डर वाल गैस के लिए पूछ लूं, अगर मैं तुमसे वैन डर वाल गैस के लिए पूछ लूं तो क्या करोगे? तो कुछ नहीं करना, सिंपल, वैन डर वाल गैस पे भी सेम रूल लगाओ, वैन डर वाल गैस के लिए भी सेम रूल लगाओ। अरे वैन डर वाल गैस के लिए भी सेम रूल लगाओ मेरे भाई। और जब तुम वैन डर वाल गैस के लिए सेम रूल लगाओगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, देखो आइडियल गैस के लिए हो गया, नंबर लिख लेना जो भी है, ये सारे एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है कि वैन डर वाल गैस के लिए क्या एक्सप्रेशन होगा। वैन डर वाल, तो वैन डर वाल गैस तुम्हें मैंने पहले ही बता दिया, P प्लस के AN स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर V माइनस के NB इज इक्वल टू क्या होता है, nRT। तो जब तुम ये एक्सप्रेशन निकालोगे Cp माइनस के Cv इक्वल टू हो जाता है R कोष्टक 1 प्लस के 2A अपॉन में RTV। दिस इज योर Cp एंड Cv रिलेशन फॉर वैन डर वाल गैस। कितना हो जाएगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू हो जाएगा R ब्रैकेट 1 प्लस के 2A अपॉन में RTV। सर कैसे आया, सर कैसे आया बताओ तो सही। कुछ नहीं भाई, ये तुम्हारे सामने इक्वेशन है, इसमें डेल P बाई डेल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम निकाल लो, डेल V बाई डेल T एट कांस्टेंट प्रेशर निकाल लो, और तुम्हारा फाइनल यही एक्सप्रेशन आएगा। और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, तो डायरेक्ट इसको याद कर लेना बस। क्या, R ब्रैकेट 1 प्लस के 2A अपॉन में RTV। और ये गैस इक्वेशन और बताई थी मैंने, याद करो, याद कर लो। क्या बताई थी, रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन, रिड्यूस वैन डर वाल गैस इक्वेशन क्या बताई थी कि P V माइनस के NB इज इक्वल टू nRT। तो इसके लिए हमारा जो Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू रिलेशन आता है nR। तो इसके लिए भी सेम रिलेशन आता है
एनआर, और आइडियल गैस के लिए भी सेम रिलेशन आता है एनआर, राइट। तो रिड्यूस वैंडरवाल गैस के लिए, वैंडरवाल गैस के लिए, आइडियल गैस के लिए, इन सब के लिए मैं बता चुका हूँ। आई थिंक 10 के अप्रोक्स एक्सप्रेशन हो गए होंगे, है ना। कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन तो और बढ़ेंगे, मैं तो हजारों बना दूँ इस पे। घर की मुर्गी दाल बराबर है। तो बस एक बार मेथड सीख जाओ तुम, मेथड तुम्हारे सामने है, सब कुछ चीज़ें तुम्हारे सामने करके दिखा रहा हूँ। हो गए। अब देखो ऐसे ही क्या होता है, कोफिशिएंट के लिए भी रिलेशन हो सकता है कि हम कोफिशिएंट की फॉर्म में भी CP/CV का रिलेशन लिख सकते हैं। बिल्कुल सही, तुमने पढ़ा तो है अल्फा बीटा गामा पढ़ा तो है तुमने। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, ये चारों के चारों कोफिशिएंट पढ़े हैं। अल्फा रिलेटिव चेंज इन वॉल्यूम विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, इसका ही बीटा का रिलेटिव चेंज इन प्रेशर विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम, वो सब पढ़ा है तुमने, ये सब कुछ बता रखा है। तो मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिखना ज्यादा प्रीफर कर रहा हूँ, आएगा बिल्कुल वही। उन अल्फा के एक्सप्रेशन से जो कोई एक्सप्रेशन होता है, उस एक्सप्रेशन से तुम यहाँ पे मैच करोगे, जो वैल्यू वहां से आएगी यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे, फाइनल एक्सप्रेशन आना वही है। तो मैं डायरेक्ट एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ कि अगर तुम्हें कोफिशिएंट की फॉर्म में CP एंड CV के बीच में रिलेशन पूछ ले तो कितना होता है, अल्फा स्क्वायर TV बाई बीटा। कितना होता है कि अल्फा स्क्वायर TV बाई बीटा, राइट। और दूसरा क्या हो जाएगा, चलो कि इसको 11 नंबर दे लो। 12वां और क्या हो सकता है, और तुम्हें पता तो है इलास्टिसिटी कोफिशिएंट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई बीटा। तो तुम इसकी जगह क्या लिख सकते हो, CP माइनस के CV इज इक्वल टू क्या कर सकते हो, अल्फा स्क्वायर E इंटू TV कर सकते हो कि नहीं कर सकते। अरे बोलो, अरे बहुत एक्सप्रेशन निकल जाएंगे। अल्फा स्क्वायर TV बाई बीटा। अब देखो क्वेश्चन समझो, लिखते रहो इन्हें साथ के साथ। मुझे पता है थोड़ा स्लो चल रहा है, लेकिन मैं तुम्हें एक कर जाना चाह रहा हूँ कि तुम्हें कोई चीज़ ना छूटे। अब वो तुम्हें देगा कि CP माइनस CV अल्फा स्क्वायर TV बाई बीटा इज गिवन, फाइंड आउट द CP/CV रिलेशन फॉर आइडियल गैस। या तुम्हें मैं बताऊं और भी आसान तरीका बता दूं, बोलो। अरे और भी आसान तरीका बता दूं। तो हमेशा देखो, कभी भी जनरल जो गिवन होता है अल्फा बीटा या इनका भी कोफिशिएंट का जो गिवन होता है, वो आइडियल गैस के लिए गिवन होता है। एग्जाम में बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जिसमें अल्फा बीटा की फॉर्म में कोफिशिएंट तुम्हें गिवन होगा। तो कुछ नहीं करना, तुम्हें क्या करना है, सिर्फ CP माइनस CV को इनकी जो वैल्यू होती है आइडियल गैस के लिए, तुम्हें पता है कि आइडियल गैस के लिए जो हमारी अल्फा इज इक्वल टू होता है 1 बाई T होता है, राइट। जो हमारा बीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाई P होता है, राइट। इतना तुम्हें पता है अल्फा बीटा। गामा इक्वल टू भी अल्फा इक्वल टू वही होता है कि गामा इज इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1 बाई T, राइट। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट तो इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन में इलास्टिसिटी कोफिशिएंट। यही तो रिलेशन होता है, बस कुछ नहीं। अल्फा की जगह ये सारी वैल्यू पुट कर दो। देखो ध्यान से समझना मैं क्या करना चाह रहा हूँ। अल्फा इक्वल टू कितना होता है, 1 बाई T स्क्वायर, तो मैं क्या कर दूंगा 1 बाई T स्क्वायर इंटू T इंटू V अपॉन में बीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1 बाई P, तो इंटू में क्या कर दूंगा P कर दूंगा। T से T कट गया तो हमारा क्या आ गया PV बाई T। और तुम आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो क्या होती है, PV इज इक्वल टू NRT, और PV बाई T इज इक्वल टू कितना आ चुका है NR। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूँ NR, राइट और रॉन्ग। तो मैं कह रहा हूं कि जब कभी भी तुम्हें कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए, गधो सुन लो, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और तुम्हें ये अल्फा बीटा का एक्सप्रेशन याद ना हो और तुम्हें 4 एक्सप्रेशन दे दे ABCD और तुमसे पूछने लगे कि विच वन ऑफ द करेक्ट, तो इतना तो तुम्हें याद होगा कि आइडियल गैस के लिए अल्फा इक्वल टू 1 बाई T होता है, बीटा इज इक्वल टू 1 बाई P होता है और गामा इज इक्वल टू भी 1 बाई T होता है। इतनी चीज तो पता है ना। तो एक्सप्रेशन में जितनी भी वैल्यू है ना, ABCD जितनी भी वैल्यू है, उनमें वे वैल्यू पुट कर दो और वे वैल्यू पुट करके अगर इक्वल टू NR आ जाए, तो वही तुम्हारा एक्सप्रेशन करेक्ट होगा। उसी पे टिक करके आ जाना। अगर ये तरीके बता रहा हूं मैं तुम्हें किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करना है। इतनी चीजें याद रखनी मुझे पता है पॉसिबल नहीं है, मुझे पढ़ाते टाइम हो गया, मैं तो इन सबके फंडे जानता हूं कि कहां से किसका रिलेशन आता है, लेकिन तुम्हारे लिए चीज थोड़ी डिफिकल्ट लगेगी कि सर नहीं हमें तो इतना याद नहीं हो पाएगा। तो याद करने की जरूरत क्या है, जब तुम्हें मैं बता ही रहा हूं कि बस अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यू तुम्हें पता है ना। बस जब कभी भी तुम्हें कोफिशिएंट की फॉर्म में कोई भी एक्सप्रेशन आ जाए, और भी बन जाएंगे कोफिशिएंट की फॉर्म में 10 बना दूं मैं, लेकिन जरूरत ही क्या है,
बस तुम्हें जिस टाइप का क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में पूछे कि ये सारे कोफिशिएंट है, सीपीसीवी के बीच में रिलेशन दे रखा है, बताओ विच वन ऑफ द करेक्ट। तो कुछ नहीं करना, जितने भी एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनमें उनकी वैल्यू लिख दो आइडियल गैस के लिए, और आइडियल गैस के लिए वैल्यू लिखने के बाद अगर इक्वल टू एनआर आ जाए, भाई सीपीसीवी इज इक्वल टू एनआर, आइडियल गैस के लिए एनआर ही तो होता है, ये तो पता है तुम्हें, ये याद ही रखना पड़ेगा। तो इक्वल टू एनआर आ जाए तो वही तुम्हारा एक्सप्रेशन सही हो जाएगा, बस करके टिक और आगे निकल लो। क्लियर है बात? तो ये एक्सप्रेशन हो गए। अभी कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ, अभी तो और भी रहते हैं। तो आइडियल गैस के लिए हो गया, कोफिशिएंट के लिए भी हो गया। याद करो, तुम्हें फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन पढ़ाई थी मैंने, अरे कराई थी कि नहीं कराई थी? ये सारी चीज़ें सीक्वेंस में इसलिए चला रहा हूँ कि तुम्हें मजा आए, कनेक्ट रहो, वेब सीरीज सी लगे तुम्हें कि हाँ चलो कोई मंजीत सर की वेब सीरीज देख रहे हैं हम। तो याद करो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या थी? फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन कि डेल यू विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या बताया था? टप टप बताया था कि नहीं बताया था? डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम माइनस के पी, राइट? तुम्हें पता है डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूँ कि डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस के पी कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता? और इक्वल टू कितना आ जाएगा? टी डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर इस पूरे एक्सप्रेशन की जगह मैं ये वैल्यू पुट कर देता हूँ, अगर ये वैल्यू पुट कर देता हूँ इसमें, तो हमारा सीपीसीवी के बीच में रिलेशन निकल के आ जाएगा। अरे बोलो भाई, राइट और रॉन्ग? देखो क्लियर है, आ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, लिख दो। तो बस Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रेस्पेक्ट टू वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्लस के P, राइट? प्लस के P इंटू कितना हो जाएगा? डेल V बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब सिंपल बात है, अगर कोई तुमसे ये वैल्यू देके और तुमसे पूछ ले कि ये एक्सप्रेशन दे दे आइडियल गैस के लिए, तो तुम्हें पता है कि आइडियल गैस के लिए डेल यू बाई डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, ये तो इंटरनल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है, इंटरनल प्रेशर को ही तो रिप्रेजेंट करता है ये। तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर क्या होता है? 0। तो ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, और Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? P डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। बोलो हाँ या ना, बन जाएगा कि नहीं? और अगर तुमसे वैंडरवॉल गैस के लिए पूछ ले, अगर तुमसे वैंडरवॉल गैस के लिए पूछ ले, ऐसे एक्सप्रेशन आ जाते हैं, तो वैंडरवॉल गैस के लिए इंटरनल प्रेशर पाई टी इज इक्वल टू कितना होता है? AN स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर। सिंपल है। तो तुम इसकी जगह क्या वैल्यू लिख दोगे? चलो यहाँ पे लिख रहा हूँ, इधर लिख रहा हूँ, ठीक है? ये बोर्ड छोटा पड़ रहा है यार। देखो कितनी हो जाएगी? तो Cp माइनस के Cv, तो Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू हो जाएगा पाई टी इंटरनल प्रेशर प्लस के प्रेशर इंटू डेल V बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट और रॉन्ग? तो ये किसके लिए हो गया? अब तुम्हें अगर वैल्यू पुट करके दे दे तो Cp माइनस के Cv AN स्क्वायर अपॉन में V स्क्वायर प्लस के P डेल V बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये तुम्हारे जो एक्सप्रेशन आए, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, ये वाले एक्सप्रेशन, सारे CP/CV का रिलेशन निकाल दिया हमने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से। देखो ये चीज़ें कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन जानते क्या हो, जब तक मैं चीज़ें तुम्हें बताऊंगा नहीं ना, तुम्हारा दिमाग इन चीज़ों तक नहीं जाएगा। कौन सोचेगा कि CP/CV के बीच के लिए हम फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का यूज कर सकते हैं? ऐसा कौन सोचेगा कि CP/CV के बीच के लिए हम इंटरनल प्रेशर का रिलेशन भी निकाल सकते हैं? ऐसी चीजें नहीं सोची जाती, डायरेक्ट एग्जाम में तुम्हें आ जाती है। और जब डायरेक्ट एग्जाम में आ जाती है, चाहे तुमने कितनी भी थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रखी हो, कितने भी, मुझसे ही पढ़ के चले जाओगे, तुम्हें लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तो अलग लग रहा है, सर ने तो ऐसा हमें नहीं कराया। तो इसलिए मैंने अपनी पॉलिसी अलग बदल दी। मैं तुम्हें अब सब कुछ ही कराऊंगा, जितने एक्सप्रेशन बन सकते हैं मैं बनाने की कोशिश करूंगा, नहीं बन सकते वो मैं तुम्हें बताने की कोशिश करूंगा, सब कुछ, जिससे तुम्हारे दिमाग में ये क्लियर रहे कि हाँ हमने ये चीज़ पढ़ी है और तुम उस चीज़ को देखकर आइडिया लगा सको। द मेन पॉइंट इज आइडिया, समझ रहे हो ना? बत्ती जल गई एकदम दिमाग की तो क्वेश्चन झटपट हो जाएगा।
तो ये था फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन से। अब मुझे बताना ना पड़े, सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन लिखो और मुझे बताओ कि CP/CV के बीच में क्या रिलेशन आएगा। और भी बात बताऊं, ये तो फर्स्ट थर्मोडायनेमिक का रिलेशन था, और मैंने फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन में तुम्हें अल्फा बीटा गामा कोफिशिएंट भी यूज करके बताए थे। अगर उनको भी मर्ज कर दोगे तो और एक्सप्रेशन बन जाएंगे। क्लियर है? चलो तो बस दो एक एक्सप्रेशन और बताने हैं तुम्हें, फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा पक्का, प्रॉमिस। चलो बताओ सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। तो सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन क्या होती है? डेल एच बाई डेल वी। क्या होती है सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन? चलो यहाँ से लिखता हूँ। सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इक्वल टू क्या होता है? माइनस के टी डेल वी बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस के वी। अब देखो ध्यान से, ये जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू इसके साथ मैच कर रही है कि नहीं कर रही? बिल्कुल कर रही है, तो कर लो। डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस के क्या आ जाएगा? v आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? आ गए, माइनस और कर लो, इक्वल टू क्या कर सकते हो? t डेल v बाई डेल t एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट? तो बस सिंपल है। तब क्या कर दो? Cp माइनस के Cv इज इक्वल टू क्या कर दोगे? माइनस को बाहर रख लो कि डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर माइनस के v इंटू में क्या कर सकता हूँ? इंटू में कर सकता हूँ डेल पी बाई डेल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लियर है? तो तुम्हें CP/CV के मैक्सिमम मैंने सारे रिलेशन बता दिए, जितने भी रिलेशन होते हैं। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। देखो मैं बता रहा हूँ, कुछ पूछेगा तो इन्हीं में कुछ तामझाम करके पूछ लेगा, या इन्हीं में कुछ रिलेट करके पूछ लेगा, पर मैंने तुम्हें इतना आइडिया दे दिया है कि CP/CV के बीच में कोई भी रिलेशन पूछ ले। देखो आइडियल गैस का, वैन डर वाल्स गैस का, रिड्यूस वैन डर वाल्स गैस का, ये तो तुम्हें याद ही रखना पड़ेगा। और ये जनरल एक्सप्रेशन सब कुछ मैंने इसी जनरल एक्सप्रेशन से बनाया है, तुमने देखा होगा। मैं कुछ मेरे याद थोड़ी ना है भाई, तुम्हारे सामने तो पढ़ा रहा हूँ मैं, या कॉपी में देख रहा हूँ मैं, या इधर देख रहा हूँ, कहीं देख रहा हूँ क्या? ये सब इसी से बनाया है, बस इसी से सब कुछ रिलेट करके बनाया, जितने के जितने। चाहूँ तो मैं इसको और 20 बना दूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं है। अब तुम समझ चुके हो, तुम चीज़ें सीख चुके हो, तुम्हें एक आइडिया मिल चुका है, तुम्हें एक डायरेक्शन मिल चुकी है कि हम आगे कोई भी आएगा तो हम इस तरीके से एक्सप्रेशन बना सकते हैं। कभी सोचा था कि इतनी बड़ी होती है हीट कैपेसिटी? सोचा था क्या? बिल्कुल नहीं सोचा होगा। तो ये तुम्हारा होता है हीट कैपेसिटी का रिलेशन।